हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने पोजीशन क्या होती है यानी स्थिति क्या होती है इस कॉन्सेप्ट को जाना था, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के कॉन्सेप्ट को जाना था और डिस्टेंस यानी दूरी के कॉन्सेप्ट को जाना था। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हम इनके बीच में डिफरेंस की बात कर रहे थे कि इनमें क्या अंतर है, जिसमें हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमने क्या कर दिया था, डिस्कस कर लिया। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। क्या देखा था हमने ये देखा था कि जो डिस्टेंस होती है यानी दूरी होती है वह एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। अदिश राशि का अर्थ है कि इसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, यह एक दिशाहीन राशि है। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, जिसका अर्थ यह है कि इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट हमने ये बात करी थी कि जो डिस्टेंस यानी दूरी होती है वो किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा जो वास्तविक दूरी तय की जाती है वही डिस्टेंस कहलाता है यानी दूरी कहलाता है। वही जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वही आपका विस्थापन कहलाता है। तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल जो आपने पाथ कवर किया है, वास्तविक रूप में आप जितना चले हैं, जितनी आपने यात्रा की है वो पथ। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप चलने लगे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी जो प्रारंभिक बिंदु था और जो अंतिम बिंदु था उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी या सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो आपका डिस्टेंस होता है यानी दूरी होती है वो जीरो हो सकता है, सॉरी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिस्टेंस यानी दूरी की तो दूरी में हम ये कहते हैं कि जब आप जितना पाथ आपने कवर किया यानी जितना आप चले हो, तो जब आप चलते हो, ठीक है, जब आप चलते हो तो क्या होता है, आप कुछ दूरी तो तय करते ही हो, ठीक है, कुछ दूरी तो आप क्या करते हो, तय करते ही हो, ठीक है, तो तभी आपके पास डिस्टेंस आता है। अगर आपने दूरी तय नहीं करी तो डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए आपका जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता। अगला है नेगेटिव यानी ये ऋणात्मक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक दिशाहीन राशि है यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ये क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक है, उसने इस ए बिंदु से चलना शुरू किया, चला 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 और आधे घंटे बाद वापस ए बिंदु पे पहुंच गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक बिंदु है वो भी ए है और अंतिम बिंदु है वो भी ए है, यानी दोनों सेम है, दोनों ओवरलैपिंग है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो है इस केस में विस्थापन जीरो हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि विस्थापन जीरो हो सकता है, ठीक है। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो विस्थापन नेगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने बात की कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी इसकी दिशा होती है। और जो नेगेटिव साइन होता है वो बेसिकली दिशा दर्शाता है, ठीक है, यानी दिशा कौन सी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट कहता है डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, यानी समय के साथ दूरी कम नहीं होती है, ठीक है। क्या कहा गया है कि समय के साथ दूरी कम नहीं होती, समय के साथ दूरी कम नहीं
होती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि टाइम के साथ जो है दूरी कम नहीं होती? जब भी आप ट्रैवल करते हो, चलते हो, तो हम ये कहते हैं कि हमने कितनी दूरी तय की है, कितना पथ ट्रैवल किया। अब मान लीजिए आप चलना शुरू किया आपने, तो आप चलने लगे ए बिंदु से, ठीक है, आपने चला, आप चले, पहुंचे यहाँ पे, और ये आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। फिर आप थोड़ा और आगे गए, फिर आपने क्या किया, 20, फिर आपने आगे की 30, यानी टोटल जो है यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर आधे घंटे आगे चले और फिर आपने क्या किया, तो टोटल आपने 80 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आप देख सकते हो, पहले 20, फिर 50, फिर 80 किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस यानी दूरी बढ़ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे 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 दूरी बढ़, जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप चलते हो, टाइम बीतता है, तो दूरी भी बढ़ती रहती है, ठीक है, दूरी कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो डिस्टेंस के साथ या जो समय के साथ जो दूरी है वो कभी कम नहीं होती। अब मान लीजिए आप चले और आप यहाँ पे रुक गए, ठीक है, रुक गए, आप यहाँ पे रुक गए, फिर टाइम आधे घंटे बाद भी आप यहीं पे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, दूरी कम हुई नहीं, दूरी बढ़ी। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, ए बिंदु से वापस चलने लगते हैं और वापस इस बिंदु पे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने और दूरी तय की, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी और तय कर ली, ठीक है, यानी 80 प्लस 60, तो ये हो गया 140, ठीक है, 140 किलोमीटर की आपने दूरी तय की। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, कभी भी दूरी कम नहीं होती है, हमेशा दूरी बढ़ती रहती है। अब डिस्प्लेसमेंट के केस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या कहा गया है, डिस्प्लेसमेंट में बी डिक्रीज, यानी विस्थापन कम हो सकता है, विस्थापन कम हो सकता है। अब हम विस्थापन के कम होने की केस की बात करते हैं कि विस्थापन कम कैसे होता है। जैसे अभी हमने बात करी कि आप चलने लगे ए बिंदु से, फिर आप एक पॉइंट पे पहुंचे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो आपका बी है, ये सी है, ये डी है। तो आप चलने लगे ए बिंदु से बी पे पहुंचे, 20 किलोमीटर की दूरी तय की, सी पे पहुंचे तो ए से सी की दूरी 60 किलोमीटर की है, फिर ए से डी पे पहुंचे 80 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर आप वापस आए और आप पहुंचे बी बिंदु पे। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। अब इस केस में हम जब बी बिंदु पे पहुंचे तो हमारी जो दूरी हो गई वो कितनी होगी, 80 प्लस 60 यानी 140। लेकिन विस्थापन कितना होगा, ए से बी की दूरी, ठीक है, ए से बी की सबसे कम दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पहले ए से डी की तरफ जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, हमारी दूरी भी 80 है, विस्थापन भी 80। लेकिन जब हम वापस बी बिंदु पे जाते हैं तो हमारा विस्थापन कितना हो गया, 20 किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ विस्थापन कम हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि समय के साथ विस्थापन कम हो सकता है, ठीक है। तो इस उदाहरण से आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं। चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। क्या कहता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस यानी दूरी जो होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। जैसे, ठीक है, एक वस्तु थी, उसने चलना शुरू किया, ए से बी पे पहुंची, बी से सी पे पहुंची, फिर डी पे पहुंची। जब वो ए से बी पे पहुंची तो उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब जब वो ए से बी में जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, 20, डिस्टेंस हो गई 20। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या होगा, ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो कितना है, 20 है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी 20 है, डिस्प्लेसमेंट भी 20 है, बराबर है। इसी तरीके से ए से सी की तरफ चलते हैं, मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, 50 किलोमीटर की दूरी
तय की जा रही। अब जब ए से सी में जाते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। विस्थापन ए से बी की दूरी, सबसे छोटी दूरी भी 50 है, तो यानी विस्थापन भी सेम है। अब ए से डी पे गए, मान लीजिए 80 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक, 80 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी तय की गई। तो यहाँ पे भी विस्थापन और जो है आपका दूरी जो है दोनों क्या है, बराबर है, 80 किलोमीटर। अब डी से जाते हैं सी की ओर। मान लीजिए डी से जब सी की ओर जाते हैं तो यहाँ पे डी और सी के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 20 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें जब हम ए से सी की तरफ जाते हैं, ए से डी पे जाएंगे, डी से फिर सी पे जाएंगे, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 80 प्लस 20 यानी 100 किलोमीटर। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में यानी ए और सी के बीच के विस्थापन की बात करें, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, ए से सी की दूरी कितनी होगी आपकी, ए से सी की दूरी हमने कितनी मान ली है कि मान लीजिए 60 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में दूरी जो है वो ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर तथा बड़ी होगी। ठीक है, वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर तथा कम होगा। ठीक है, तो विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर होगा या इससे कम होगा। ठीक है, तो ये आपके बाकी 2 पॉइंट का इंटरप्रिटेशन है, नोट करिए। अब हम चलते हैं वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट। आपने अपनी क्लास 9th में स्पीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आप जानते हैं स्पीड यानी जो चाल होती है, ठीक है, चाल जो होती है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं। चाल यानी स्पीड कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी दूरी को तय करने की जो दर होती है वही आपकी चाल कहलाती है। यानी हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी तय की गई है, वही क्या है आपकी स्पीड यानी चाल कहलाती है। अब जैसे कि हम जानते हैं जब भी कोई जो है वस्तु ट्रैवल करती है, कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति चलता है, कोई वाहन चलता है, तो उसकी जो चाल होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। ठीक है, वास्तविक तौर पे ऐसा ही होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसलिए एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल की कॉन्सेप्ट को हम क्यों लाते हैं, क्योंकि वास्तविक तौर पर क्या होता है, जब भी हम चलते हैं, गति करते हैं, तो क्या होता है, हमेशा चाल बराबर नहीं होती, यानी बराबर समय अंतराल में आप हमेशा बराबर दूरी तय नहीं करते। मान लीजिए आप किसी, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बीच में बाजार आ गया, बाजार में भीड़ होती है, तो वहां पे आपकी चाल कम हो जाएगी। फिर मान लीजिए हाईवे आ गया, बिल्कुल खुली जगह, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा जाता है। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल मतलब होता है कि किसी समय अंतराल में कुल कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल तय की गई दूरी और कुल लगने वाले समय के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की, यानी वेग के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हम विस्थापन के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमेशा आपका जो विस्थापन होता है वो किसी भी जर्नी में, किसी भी यात्रा में एक जैसा नहीं रहता, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, ठीक है। यानी वेग आपका बदलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे औसत वेग के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किसी समय में कितना आपका विस्थापन हुआ है, कितनी जो है स्थिति में बदलाव आया है, ठीक है। तो यही आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी और आपका एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, औसत वेग और औसत चाल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जीआईसी गौरी हाट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हाँ जी बेटा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, कोई भी एक बच्चा। मैम। हाँ जी बेटा, आ रही है आवाज आपका। हाँ जी, हाँ, आपका नाम क्या है? हिमांशी धारियाल। अच्छा हिमांशी बेटा, आप कौन सी क्लास में है? 11th। ठीक है, तो आप बताइए कि जो स्पीड होती है ना, चाल होती है, चाल, चाल का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रतिशत। मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति परसेंट। सेकंड, सेकंड। पर सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरीके से अगर मैं विस्थापन की बात, सॉरी, विस्थापन की बात करूं, विस्थापन का क्या है SI मात्रक, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा विस्थापन, विस्थापन, जीआईसी कोड कंडारा, बेटा माइक ले लीजिए। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, मयंक रावत। मयंक बेटा बताइए कि विस्थापन का मात्रक क्या है, डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होती है। हाँ जी, मीटर। वेरी गुड। और वेग का? वेग का SI मात्रक, जिसे आप वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पक्का? तो त्वरण का क्या होता है, एक्सेलरेशन का, त्वरण का क्या है SI मात्रक? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? मैम रोहिणी। रोहिणी बेटा बताइए त्वरण का मात्रक क्या है? मैम मीटर SI मात्रक, सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? मैम मीटर मीटर पर सेकंड सेकंड, स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर। हाँ यस मैम।
और वेग का सही है, वेग का यही है एसआई मात्रक। मैम मीटर स्क्वायर। वेग का मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है ये बताओ। एरिया का क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैम का मीटर मात्रक क्या स्क्वायर। होता है। हाँ वेरी गुड। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है। तो वेग का क्या होता है, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। मैम मीटर पर सेकंड -1। मीटर पर सेकंड -1। आप ऐसे बोलो ना, मीटर पर सेकेंड -1, ऐसे बोल रहे हो आप। देखो बेटा, यस यहाँ मैम। पे हम जब बोलते हैं ना, यहाँ देखो, मीटर पर सेकेंड ये होता है, ठीक है। और ये जो है, और ये जो होता है मीटर सेकेंड, और यहाँ पे आप -1 लगा देते हो, दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जैसे मीटर सेकेंड और -1 ऊपर लगा देते हो पावर में, दोनों सेम होता है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो जो आपका वेग होता है ना, वेग का जो मात्रक होता है, वो चाल का जो मात्रक है वही है, मीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो मीटर सेकेंड पर सेकेंड, ऐसे भी लिखते हैं, एस की पावर -1, ठीक है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो मीटर एस यहाँ पावर -2, दोनों सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे वो भी आएगा, मतलब पर भी आएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हो, पावर आ जाएगी -2, ठीक है। और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड वेग का भी होता है, चाल का भी यही होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही है, ये एक ही है, ठीक है। विस्थापन का मीटर होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत बेसिक यूनिट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैठ जाइए रोहिणी बेटा। तो अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट of a particle divided by the time interval in which the displacement occurs। क्या कहा गया है, औसत वेग जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, वो क्या होती है, किसी समय पर, कोई टाइम इंटरवल है, कोई समय अंतराल है, उसमें किसी वस्तु या कोई भी आपके पास कण है, उसकी स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है, या उसके विस्थापन में क्या बदलाव आ रहा है, उसका, और जो समय यानी जो समय अंतराल है, उन दोनों का जो अनुपात होता है, जो उनका रेशियो होता है, वही आपका क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं वी, वी क्या हो गया आपका, वेग। तो आप लिख सकते हैं औसत वेग जो होता है वो बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी जो समय अंतराल है उसमें जितना विस्थापन हुआ है, जितना स्थिति में बदलाव आ रहा है, उनका जो रेशियो होता है, वही आपका औसत वेग कहलाता है, ठीक। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी होता है, वेग जो होता है, उसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, दोनों क्या है, एक ही चीज, ठीक। औसत वेग को किसी कण की स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन के रूप को उस समय अंतराल से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विस्थापन होता है। वेग का SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं औसत चाल के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। औसत चाल क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो औसत चाल क्या होता है,
कुल तय की गई दूरी और कुल लिए गए समय का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ठीक है, तो औसत चाल जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुल तय की गई दूरी और कुल लिए गए समय का अनुपात होता है। और इसका भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, जिसे आप इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड is defined as the total distance traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place। यानी औसत चाल क्या होती है, औसत चाल को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक अनुपात होता है कुल तय की गई दूरी और कुल लिए गए समय। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड या जो चाल होता है उसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। औसत चाल तय की गई दूरी को उस कुल समय अंतराल से विभाजित करने के रूप में परिभाषित की जाती है जिसके दौरान गति हुई। ठीक है, चाल का SI मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, नोट करें। तो बच्चों आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर क्या है ये जाना। इसके साथ साथ हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यानी औसत चाल और औसत वेग के कॉन्सेप्ट को भी जाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।